हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2015 से लेकर 2021 तक जितने भी हरियाणा के गवर्नमेंट एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी हरियाणा के एग्जाम हुए हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो HSSC का कोई भी एग्जाम हो, HTET हो, ग्राम सचिव हो, पटवारी हो, मेल कांस्टेबल हो, फीमेल कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें अगर साइंस का एक भी क्वेश्चन आया है तो हम वो भी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग ये जो सीरीज है ये करेंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, यानी कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो कि एग्जाम में पूछा गया है लेकिन आप लोग नहीं जानते। तो अगर जैसे कि ज्यादातर चांसेस होते हैं क्वेश्चन रिपीट होने की, तो अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाता है या फिर क्वेश्चन की वर्डिंग बदल के क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो आप लोग डेफिनेटली उसे सही करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये बचे हैं 6 दिन और इन 6 दिनों में हम करेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस हैं तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, उन क्वेश्चन से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ टॉपिक वाइज सीरीज तो चली रही है। ठीक है, चलिए तो देरी ना करते हुए अच्छा, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यानी कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान तीनों ही रहेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि फिजिक्स अलग से करवाई जाएगी, केमिस्ट्री अलग से, बायो अलग से, नहीं, तीनों इकट्ठे रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री के भी हम डिस्कस करेंगे और हो सका तो एग्रीकल्चर यानी कृषि के भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट कृषि आई एम नॉट श्योर, एनिमल हस्बेंड्री और साइंस हम डेफिनेटली करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल ब्लड डोनर इज, यानी कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सबको अपना ब्लड दे सकता है। अब सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? A, B, AB और O। 4 समूह होते हैं ब्लड के। इन चारों समूह में आपको याद रखना है O जो है, O ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है स्टूडेंट्स, कौन सा? O ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता है, यानी यह अपना रक्त सभी को दे सकता है। जबकि आपको याद रखना है AB जो है ये होता है सर्वग्राही। क्या होता है? सर्वग्राही, यानी ये है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये सभी से रक्त ले सकता है। और आप अच्छे से जानते हो कि रक्त समूह जो होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं? उनके ऊपर एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं, यानी कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आई थिंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्या? क्वेश्चन है पुरुषों में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन पाया जाता है? Which of the following combination of chromosome is found in human मेल? तो मेल में कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं? आप सभी जानते हो कि हम इंसानों में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 44 तो होते हैं अलिंग गुणसूत्र यानी कि हमारे ऑटोसोम, और 2 होते हैं क्या? 2 होते हैं लिंग गुणसूत्र यानी कि एलोसोम, या इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये 44 क्रोमोसोम तो आपके गुणों को देखते हैं, आपके कैरेक्टर्स को देखते हैं, जबकि ये 2 बताते हैं कि आप मेल होंगे या फीमेल होंगी। और ये 2 क्या हो सकते हैं? या तो ये X और X हो सकते हैं, या फिर ये X और Y हो सकते हैं। जब 2 X आते हैं तो क्या होती है? महिला यानी फीमेल। और जब एक X एक Y आता है तो क्या होता है? पुरुष यानी मेल। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि पुरुषों का गुणसूत्र कॉम्बिनेशन बताइए। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? C जो है वो हमारा राइट आंसर चला जाएगा, XY। ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलेगी। ठीक है, क्लास के कुछ देर बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF अपलोड कर दी जाएगी। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो आप PDF में से देख सकते हैं, आंसर्स के साथ मिलेगी। तो वहां पर एक बार अपना खुद का
ये क्लास लेने के बाद खुद की रिवीजन करके देखिएगा कि इस क्लास में जितने क्वेश्चन हुए हैं क्या अब वो 40 या 50 जितने भी क्वेश्चन क्लास में होंगे वो मैं पढ़ पा रहा हूँ या मैं कर पा रहा हूँ अब पढ़ने के बाद। ठीक है, पढ़ने के बाद। पहले करोगे तो आप डीमोरलाइज हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे काफ़ी हद तक नहीं आते, लेकिन आप बाद में करोगे तो डेफिनेटली आप 40 में से 40 ठीक करोगे। ठीक है, या 30 करवाऊंगी तो 30 में से 30 ठीक करोगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक्स वाई हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? Which device is used to see the surface of ocean or the land from submarine? तो देखिए ऐसी एक सबमरीन होती है जो कि पानी के अंदर तैरती है। ठीक है, अब जो इंसान इस सबमरीन के अंदर है ना, उस सबमरीन को अगर ये मान लीजिए पानी के अंदर है, इस इंसान को अगर बाहर की चीज देखनी होगी तो इस सबमरीन से निकलती है स्टूडेंट एक ऐसी डिवाइस। ठीक है, यहां पे और यहां पे से इंसान देखता है कुछ इस तरीके से। इस यंत्र को क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। यानी ये यंत्र ना घूमता रहता है चारों तरफ का नजारा देखने के लिए। इस यंत्र को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? तो आपको याद रखना है, इस यंत्र को बोला जाता है पेरिस्कोप। क्या बोला जाता है? पेरिस्कोप। ठीक है, जो कि हमें सबमरीन में से बाहर का नजारा देखने में मदद करता है। और ऑप्शन में क्या है? स्टेथोस्कोप, जो कि हृदय की आवाज सुनने के लिए काम आता है। हमने देखा स्टीरियोस्कोप, तो स्टीरियोस्कोप वैसे कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन स्टीरियोस्कोप होता है एक कैमरे की तरह दिखने वाला होता है, कुछ इस तरीके का ही एक यंत्र होता है। इसमें से आप जैसे कैमरे में देखते हैं ना वैसे ही देख सकते हो। और टेलीस्कोप, जो कि आसमान में स्पेस में कुछ देखने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? तो हमारी जो बोन्स है और हमारा जो टीथ है वो मेनली किससे मिलकर बने होते हैं? तो हम जानते हैं वो बनते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस से। ये हम जनरली ऐसे बोल देते हैं, है ना, लेकिन एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट? तो इन दोनों का मिलकर एक कंपाउंड बनता है जिसे बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का ट्वाइस। ये क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर है? इसी से मिलकर हमारी हड्डियां बनती है और हमारे दांत बनते हैं। हमारे दांतों और हड्डियों की मजबूती भी इसी कंपाउंड, इसी यौगिक की वजह से होती है। क्लियर? तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन बी कैल्शियम फॉस्फेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। हंसाने वाली गैस कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है स्टूडेंट्स एग्जाम में। ठीक है, अब बहुत बार रिपीट हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको हर बार ये क्वेश्चन बार बार बताऊंगी। ठीक है, एक बार बता दिया मतलब ये बहुत बार आया है। लाफिंग गैस कौन सी है? यानी कि ये एक ऐसी गैस है जो कि अगर कहीं पर छिड़क दी जाए तो वहां मौजूद इंसान हंसने लगते हैं। ठीक है, एक दो मूवीज में भी इसके बारे में दिखाया गया है कि गैस छिड़कने से लोग हंसने लगे। तो यह गैस कौन सी है स्टूडेंट्स? तो आप अच्छे से जानते होंगे ये गैस है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह एक ऐसी गैस है जो कि क्या करती है? हंसाती है। तो अच्छी गैस है ना, हंसाती है, तो लाफिंग गैस। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। सूर्य स्नान से मानव शरीर को किस विटामिन की प्राप्ति होती है? यानी कि सूर्य स्नान का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान सनलाइट में बैठ जाता है, ठीक है, सनलाइट के अंदर बैठ जाता है तो उसे कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश में आप अच्छे से जानते हो कौन सा विटामिन होता है? हमारा विटामिन डी होता है। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में इसका नाम क्या है पूरा? कैल्सीफेरोल। ठीक है, ये हमें सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला
विटामिन है, यानी डायरेक्टली हम सनलाइट में बैठ जाएंगे तो ये हमारी बॉडी में बनने लगेगा। क्लियर है? तो सबसे फ्री का विटामिन है ये, हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? BCG वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज? तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, BCG जैसे हमने DPT वैक्सीन पढ़ा था ना, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस का इंजेक्शन, उसी तरीके से स्टूडेंट BCG बैसिलस का एक टीका होता है जो कि इस्तेमाल होता है किसके लिए? तपेदिक के लिए। जिसके भी पेशेंट के ट्यूबरकुलोसिस की यानी TB की बीमारी होती है उसके लिए ये वाला वैक्सीन, ये वाला टीका इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है BCG वैक्सीन। किसके लिए? TB के लिए। और TB एक ऐसा रोग है जो आपके फेफड़े को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि TB बॉडी के किस अंग को प्रभावित करता है? तो लंग्स को प्रभावित करता है। कौन? TB। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, हमारा आंसर जाएगा डी, तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस। एड्स के बारे में आप जानते हो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस की वजह से होता है, एक जानलेवा बीमारी है। पोलियो वायरस की वजह से होता है। कैंसर तो हमारी एक अलग बीमारी है जो कि कोशिकाओं के बार बार विभाजन की वजह से होता है, सेल डिवाइड करती रहती है जिस वजह से कैंसर होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए, मानव शरीर में क्या सुखंडी से प्रभावित होता है? रिकेट डिसीज अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी? तो रिकेट क्या होती है स्टूडेंट्स? रिकेट एक ऐसी बीमारी है, रिकेट जिसे हिंदी में बोलते हैं सुखंडी। यह एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर बच्चों में होती है और उनकी हड्डियों को कमजोर कर देती है। तो रिकेट क्या कर रहा है? हड्डियों पर यानी बोन्स पर यानी अस्थि पर प्रभाव डाल रहा है। तो रिकेट एक ऐसा रोग है जो कि हमारी अस्थियों पर प्रभाव डालता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? एसिटिक एसिड इज फाउंड इन। तो एसिटिक एसिड कौन सा होता है? पहले तो ये बताओ भाई, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। CH3COOH ये होता है एसिटिक एसिड, जिसे इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन है कि यह किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है 9 से 10 अम्ल बताए थे। कहाँ पे पाया जाता है इथेनोइक अम्ल? सिरका में, यानी विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है इथेनोइक अम्ल। इसके अलावा दूध में लैक्टिक एसिड, प्रोटीन में अमीनो एसिड, चाय में टैनिक एसिड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़ता है? Which enzyme in the human saliva break down the starch? तो हम खाना खाते हैं, खाने में होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, पानी यानी कि इससे हमारा शर्करा हो गया, हमारे विटामिन हो गए, प्रोटीन हो गए, वसा हो गए, ये सब हमारे खाने में मौजूद होते हैं। जिसमें से जो कार्बोहाइड्रेट है यानी जो स्टार्च है उसका पाचन मुंह में शुरू हो जाता है, और मुंह में उसका पाचन कौन करता है? तो याद रखना है अमाइलेज। अमाइलेज जो है, जिसे सेलिवरी अमाइलेज, लारिये अमाइलेज भी बोल देते हैं, वो क्या है? एक ऐसा एंजाइम जिसे टाइलिन भी बोल देते हैं। यह एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारे माउथ में स्टार्च का डाइजेशन करता है, यानी शर्करा को तोड़ता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज में, जिसके बाद खाना जो है वो हमारे ग्रास नली यानी ईसोफेगस में जाता है, फिर हमारे स्टमक यानी पेट में जाता है, फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम यानी ग्रहणी में जाता है, फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट करते हुए खाना लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये प्रोसेस के दौरान सबसे पहले क्या शुरू होता है? स्टार्च का पाचन। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, देखो खाने का पाचन कहाँ शुरू होता है?
मुंह में। पहली बार सबसे पहले किसका पाचन होता है? स्टार्च का होता है। स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? मुंह में होता है। स्टार्च के पाचन से क्या बनता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज बनती है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन करता है। टाइलिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो हमारे मुंह में होती है सेलिवरी ग्लैंड, लारीय ग्रंथि, जहां से ये निकलता है। याद रहेंगी इतनी बातें, काफी सारी होगी। अच्छा, लारीय ग्रंथि कितनी होती है? तो 3 होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, टैनिक एसिड किसमें पाया जाता है? टैनिक एसिड इज फाउंड इन, तो टैनिक एसिड मैंने अभी भी बताया था आपको, चाय में पाया जाता है, टी में। ठीक है, आपने सुना होगा जब सुबह सुबह खाली पेट चाय पी ली जाती है तो एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, यानी कि पेट में अम्लीयता हो जाती है, खट्टी ढगारें आती हैं। ठीक है, पेट में दर्द हो जाता है। तो ये जो एसिडिटी है वो क्यों होती है? क्योंकि चाय में होता है टैनिक अम्ल। ठीक है, जिस वजह से क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। उसके बाद आपको ऑप्शन में दिख रहा है दूध। दूध में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। प्रोटीन में हमारा कौन सा होता है? अमीनो अम्ल। चाय में टैनिक एसिड, और सिरका में हमने अभी बताया इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ऊतक जो पौधे में जल का परिवहन करता है, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स। तो पौधों में आप सभी जानते हैं हम पानी देते हैं, जो पानी उसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। हम पानी देते हैं जड़ों को, जड़ों से पानी पूरे पौधे में जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो पूरे पौधे को पानी देते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। पौधा कहीं से पानी एब्जॉर्ब नहीं करता सिवाय जड़ों के। तो हमेशा पानी जड़ों को दो, यानी मिट्टी को दो, वो मिट्टी से अपने आप जड़ें सोख लेगी। ठीक है, अब आगे सुनो, होता क्या है देखिए, पौधे में ये जड़ें हैं और फिर ये पौधा है, फैला हुआ है। ठीक है, जड़ें क्या करती है? पानी को उठाती है और ऊपर की तरफ भेजती है। हमेशा पानी को नीचे से ऊपर भेजा जाता है। ठीक है, और ये काम कौन करता है? ये काम करता है जाइलम। कौन करता है? जाइलम, जो कि एक क्या है? जो कि एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक है, जाइलम वो क्या करता है? पानी को नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करवाता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है? पानी हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, कभी भी पानी ऊपर से नीचे की ओर नहीं जाता। नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है, ये जो जाइलम है स्टूडेंट्स, ये जाइलम जो है वो क्यों पानी को ऊपर भेजता है? तो वो पानी को ऊपर भेजता है कैपिलरी एक्शन की वजह से, यानी केशिकत्व की वजह से। अब केशिकत्व क्या चीज है? कैपिलरी क्या एक्शन क्या चीज है? कैपिलरी एक्शन होता है स्टूडेंट्स, जब हम पानी के एक भरे हुए गिलास में एक पतली सी पाइप डाल दें तो पाइप के अंदर पानी चढ़ने लगता है, उसी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। वो पतली सी पाइप कहलाएगी कैपिलरी, यानी केशिका, जिसके थ्रू पानी ऊपर चढ़ रहा है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि पानी अपने पृष्ठ तनाव को, अपने सरफेस टेंशन को कम से कम रखना चाहता है। पानी हमेशा अपने आप को एक दूसरे से जोड़ के रखना चाहता है, तो उसे लगता है कि मैं इस पतली सी पाइप में घुस जाऊंगा तो मैं कम से कम जगह में पूरा आ जाऊंगा, इसीलिए वो ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ऊतक जो पौधे में जल का परिवहन करता है वो कौन सा है? वो है हमारा जाइलम। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन में आपको दिख रहा है फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है वो पौधे में खाने का ट्रांसफर करता है। ठीक है, मिनरल्स का नहीं, सॉरी, अच्छा, जाइलम जो है सिर्फ पानी नहीं, पानी एवं खनिज, यानी वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसफर करता है जाइलम, जबकि फूड का ट्रांसफर करता है कौन? खाने का ट्रांसफर करता है फ्लोएम। और खाना कहाँ बनता है? तो पत्तियों में बनता है। तो खाना नीचे भी जाता है, खाना ऊपर भी जाता है। तो फ्लोएम कार्य करता है दोनों दिशाओं में, नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, अमीनो एसिड किस में पाया जाता है? तो अमीनो अम्ल्स आर फाउंड इन, अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन, तो अमीनो एसिड होते हैं स्टूडेंट्स प्रोटीन में।
किसमें? प्रोटीन में। इवन जब हम खाना खाते हैं तो खाने में हम खाते हैं क्या? प्रोटीन खाते हैं। लेकिन जब उस खाने का हमारी बॉडी में पाचन होता है ना, डाइजेशन होता है, मेनली प्रोटीन का पाचन होता है हमारे पेट में, ठीक है, पेप्सिन के द्वारा। तो जब हमारी बॉडी में प्रोटीन का पाचन होता है ना, वो टूट कर पेप्टाइड और फिर आखिर में अमीनो एसिड ही देते हैं, क्योंकि जब कई सारे अमीनो एसिड मिलते हैं ना तब बनता है प्रोटीन। मान लीजिए ये क्या है? ये है एक अमीनो एसिड, ठीक है, इसके साथ एक और अमीनो एसिड जुड़ गया, इसके साथ एक और जुड़ गया, और ये अब क्या कहलाएगा? पूरा 3 अमीनो एसिड कहलाएंगे, लेकिन इस पूरे को कहेंगे हम प्रोटीन। यानी जब कई अमीनो एसिड जुड़ते हैं तब बनता है प्रोटीन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अमीनो एसिड जो है वो क्या है? अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक इकाई है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? बनता है अमीनो एसिड से, अमीनो अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास आ रहा है, वह दवाई जो कि शरीर का तापक्रम कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। विच मेडिसिन इज यूज्ड टू रिड्यूस फीवर इन द बॉडी? अगर किसी इंसान के बुखार हो जाता है तो उसे कौन सी दवाई दी जाती है? उसे दी जाती है स्टूडेंट्स ज्वरनाशी। ज्वरनाशी, ज्वर का मतलब होता है बुखार, तो बुखार को मारने वाली दवाई दी जाती है बुखार अगर किसी के हो जाए तो, जिसे बोलते हैं ज्वरनाशी। इसके अलावा आपको ऑप्शन में दिख रहा है शामक। तो शामक क्या होती है स्टूडेंट्स? शामक होती है दर्द को मारने वाली, ठीक है, दर्द को मारने वाली, यानी एक पेन किलर होती है, ठीक है। पेन यानी दर्द और किलर यानी दर्द को मारना। दर्द को खत्म करने के लिए पेन किलर दी जाती है जिसे बोलते हैं शामक। और प्रतिजैविक, प्रतिजैविक क्या होती है स्टूडेंट्स? तो देखो, प्रति यानी प्रति का मतलब होता है एंटी, और जैविक तो बायोटिक। तो जो एंटीबायोटिक होती हैं वो दी जाती है किसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, ठीक है। जैसे खांसी जुकाम हो गया ना, खांसी जुकाम में दी जाती है प्रतिजैविक, बुखार में दी जाती है ज्वरनाशी, और दर्द में दी जाती है शामक। क्लियर है? तो ये तीनों बातें प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। हर बार पूछा बुखार का ही गया है, लेकिन ऑप्शन अगर दिए हुए हैं तो कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन दूध, प्रोटीन, चाय या सिरका। तो लैक्टिक एसिड मिलता है किसमें? दूध में। किसमें? मिल्क में मिलता है लैक्टिक एसिड। क्लियर है? प्रोटीन में अमीनो एसिड, चाय में टैनिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का मुख्य संघटक क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य संघटक इंग्लिश में क्या है? द मेन कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट क्या है? तो चलो नाम को तोड़ देते हैं। नाम को तोड़ना सिखाया है मैंने हर बार। हीमोग्लोबिन, हीम का मतलब होता है स्टूडेंट्स लोहा यानी आयरन, यानी जिसे Fe से लिखते हैं। और ग्लोबिन क्या है हमारा? ग्लोबिन है एक प्रोटीन। क्या है? एक प्रोटीन। तो अब क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा। हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना है या कंपोनेंट क्या है? तो क्लोरीन नहीं दिख रहा, लोहा बिल्कुल दिख रहा है। तो आंसर तो आपको मिल गया, चला जाएगा लोहा यानी कि आयरन। कैल्शियम, कैल्शियम तो दांतों में होता है, हड्डियों में होता है। क्लोरीन कहाँ होता है बताना जरा? क्लोरीन होता है हमारे HCl में। किसमें? HCl में। और HCl कहाँ होता है? यह हमारे पेट में होता है, जो कि पेप्सिन को जगाने का कार्य करता है, किल जर्म्स, जीवाणुओं को, विषाणुओं को मारने का कार्य करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो इस लोहे की वजह से। ये क्या देता है? ये रक्त को लाल रंग देता है। रक्त ऑक्सीजन को उठाकर क्यों घूमता है? इस ग्लोबिन की वजह से, इस प्रोटीन की वजह से। तो ऑक्सीजन को घुमाने वाला कौन है? ग्लोबिन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रक्त बनता है हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन बनता है लोहा, और ग्लोबिन से लोहा उसे लाल रंग देता है, ग्लोबिन उसे ऑक्सीजन को उठाने की क्षमता देता है। एक तरीके से गाड़ी की डिग्गी है ग्लोबिन, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को बिठाते हैं और फिर बॉडी में सैर करवाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो की दवा का आविष्कारक कौन था?
हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ पोलियो। पोलियो जो कि किसी भी अंग में हो जाती है, जिस वजह से उसका वो पार्ट जो है बॉडी का वो काम नहीं करता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है। इसकी पहली बार खोज किसने की थी, इसके वैक्सीन की? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, जोनस सॉल्क। जोनस सॉल्क ने की थी पोलियो वैक्सीन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में स्टूडेंट्स कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। जब किसी इंसान की पथरी हो जाती है तो उसे टमाटर, पालक खाने से मना किया जाता है, या कोई भी ड्राई फ्रूट जैसे कि अखरोट खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इनमें होते हैं ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा, साथ ही साथ हमारी बॉडी में अगर कोई पथरी बन जाती है, यानी अगर स्टोन होता है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण होते हैं स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्सैलेट के क्रिस्टल। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सैलेट के पत्थर बना लेता है, छोटे छोटे, जो कि हमारे स्टोन कहलाते हैं बाद में। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिख रहा है डी, ऑक्सैलिक एसिड, बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा दिख रहा है एसिटिक अम्ल, किसमें होता है? सिरके में होता है। फॉर्मिक अम्ल किसमें होता है? लाल चींटी के डंक में होता है। साथ में जानो, फॉर्मिक अम्ल को एक और नाम से बोला जाता है, इसे बोला जाता है मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक एसिड बोला जाता है फॉर्मिक अम्ल को। किसमें होता है? लाल चींटी के डंक में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। याद रहेगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। बहुत बार करवा दिया ये मैंने इसमें, इसलिए, लेकिन ये बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो द कल्चर ऑफ हनी बी इज नोन एज, तो हनी बी के कल्चर को स्टूडेंट्स एपी कल्चर कहते हैं। एपी जो है वो शब्द ही हनी बी यानी मधुमक्खी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये क्यों किया जाता है? हनी के लिए, शहद पाने के लिए एपी कल्चर किया जाता है। और क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको? दिख रहा है पिसी कल्चर। तो पिसी कल्चर है मछलियों के लिए। मछलियों का कुल क्या होता है भाई? मछलियों का कुल होता है पाइसिस, और पाइसिस से ही शब्द आया है पिसी कल्चर। ठीक है, सेरी कल्चर, तो सेरी तो है वो किसके लिए है? रेशम कीट के लिए, सिल्क वोम के लिए, सिल्क वोम के लिए, पालन के लिए। ठीक है, और क्या दिख रहा है? एपीकल्चर आपने देख लिया। टिश्यू कल्चर क्या होता है? जब किसी टिश्यू को कल्चर करके रखा जाता है। ठीक है, जब मान लीजिए हमें कैंसर की जांच करनी है, ठीक है, कैंसर के बारे में हम कोई नई खोज कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जिस सेल में, जिस टिश्यू में कैंसर होता है ना, उसका अलग से कल्चर कर लेते हैं। तो टिश्यू कल्चर इज डिफरेंट, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस कोशिकांग का नाम क्या है जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है? द सेल ऑर्गेनेली विच कॉजेज फोटोसिंथेसिस इज। तो ये मैंने आपको सेल चैप्टर में करवाया है। कौन है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाता है? तो आप सभी जानते हैं, हमारी क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि क्या करवाती है? प्रकाश संश्लेषण करवाती है। इसके अलावा आपको ऑप्शन दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट के अलावा ल्यूकोप्लास्ट जो कि वसा का संरक्षण करवाती है, या कोई भी संरक्षण करवाती है खाने का। क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बता ही दिया। क्रोमोप्लास्ट जो कि रंग देता है। क्लियर है? तो आपको आंसर मिल गया है क्लोरोप्लास्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, मतलब बहुत बार ऐसा पूछा गया है कि ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है? तो सबसे तेज चलती है सॉलिड यानी ठोस में, फिर आते हैं हमारे लिक्विड यानी तरल, और फिर आते हैं हमारे गैस। ध्वनि किसमें चलती नहीं चलती पूछ लिया जाए तो निर्वात में ध्वनि, वैक्यूम में ध्वनि चलती नहीं। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन देखो। वायु में, तो वायु तो गैस हो गई, ये तो नहीं होगा। पानी में, पानी तो लिक्विड हो गया, ये भी नहीं होगा। लोहे में, लोहा ठोस है, तो ध्वनि सबसे तेज किसमें चलेगी? लोहे में चलेगी। और चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है निर्वात में, निर्वात में तो ध्वनि
चलती ही नहीं है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह एक मैकेनिकल वेव है, यानी कि यह एक यांत्रिक तरंग है। क्लियर है। नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि स्पेस में हमें ध्वनि एक दूसरे की सुनती क्यों नहीं है। अगर चंद्रमा पे खड़े होकर मैं और आप बातें करेंगे तो क्या आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, या मुझे समझ में आएगा आप क्या बोल रहे हो? नहीं आएगा, क्योंकि स्पेस में ध्वनि नहीं चलती, वहां हमें इशारों में बातें करनी पड़ेगी, इशारों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी? तो सबसे बड़ी धमनी होती है वह धमनी जो कि हमारे हृदय की निलय से निकलकर पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त देती है, जो कि कहलाती है एओर्टा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा हार्ट है। ठीक है, यहां से हमारे हार्ट में रक्त आता है लंग्स से, ठीक है, फेफड़ों का रक्त, वो चला जाता है फिर पूरी बॉडी में, फिर बॉडी से रक्त आता है हार्ट में, और फिर हार्ट से चला जाता है वापस से फेफड़ों में। ठीक है, अब ये कौन है? ये लेके आने वाली है, तो ये है पल्मोनरी वेन, ये है एओर्टा, ये है वेना कावा यानी कि महाशिरा, और ये है पल्मोनरी आर्टरी यानी कि पल्मोनरी या फुफ्फुस धमनी। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन होती है? जो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन युक्त रक्त देती है, जो कि है हमारी एओर्टा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। पौधों में क्लोरोफिल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल वही है जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, और ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। देखो, क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरीके का होता है, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, 2 मेम्ब्रेन होती है, 2 झिल्लियां होती है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से हमारे थाइलेकोइड होते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये देखो, इस पूरे को क्या कहते हैं? ये मैंने एक के ऊपर मान लो 4 बुक रख दी, इस पूरे को बोलते हैं स्टूडेंट्स ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा क्या जाएगा? इस पूरे में से मैं सिर्फ एक उठा लूं, इस एक को क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे थाइलेकोइड। क्या बोलेंगे? थाइलेकोइड। और इस एक को मैंने उठा के ये बाहर रख दिया, तो इसके ऊपर यहीं पर जहां पर मैं पेन चला रही हूं ना, यहीं पर होती है क्या? क्लोरोफिल। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ होगी, देख लेना, क्लोरोफिल। ठीक है, तो कहां पर है क्लोरोफिल? इस बड़े सारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो आंसर चला जाएगा, क्लोरोफिल होती है क्लोरोप्लास्ट में। किसमें मदद करती है? तो ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है, क्योंकि यही वो पार्ट है जो कि सूरज की एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। कौन? क्लोरोफिल। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन, ये ऑप्शन क्या था? जड़ में, ऑप्शन पढ़ा ही नहीं मैंने, आंसर आपको पहले दे दिया, देखो गलती। क्लोरोप्लास्ट कौन से पार्ट में होता है? तो देखो, क्लोरोफिल जो होती है वो किस पार्ट में होती है? क्लोरोप्लास्ट में तो होती ही है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? तो खाना कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। तो यह है पत्तियों में। देखो, मैंने आपको ना बोला है हमेशा कि हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़ो और फिर चारों ऑप्शंस पढ़ो, और यही गलती मैंने अभी की, तो इस गलती को आपको नहीं दोहराना। देख रहे हो आप, मैंने गलती की तो क्या हुआ, अब आपको नहीं दोहरानी है गलती। ठीक है, तो पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल। तो ओवरऑल क्लोरोफिल कहाँ पे है? पत्तियों में है। ठीक है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? विच प्रोसेस ऑकर इन दी प्रोसेस ऑफ डायलिसिस? तो डायलिसिस क्या होती है स्टूडेंट्स? जब किसी इंसान के गुर्दे खराब हो जाते हैं तो उसे आर्टिफिशियल गुर्दों की यानी कृत्रिम गुर्दों की जरूरत पड़ती है, और वो कृत्रिम गुर्दों का काम करती है एक बड़ी सारी मशीन जिसे बोलते हैं डायलाइजिंग मशीन, जहां पर पेशेंट, मतलब वो उस मशीन में क्या होता है, पेशेंट हर 15-20 दिन या 1 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके साथ उस मशीन को जोड़ता है, और उसकी बॉडी से वो सारा काम करता है जो उसकी बॉडी की किडनी उसमें करती। ठीक है, यानी कि सारे के सारे वेस्ट को बाहर निकाल देना, यानी यूरिन एक तरीके से एक ही बार में निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसीजर कौन करता है इंसानों में अगर गुर्दे खराब हो जाएं? तो डायलाइजिंग मशीन। और डायलाइजिंग मशीन ये कैसे कर पाती है? क्योंकि वहां पर होती है ओस्मोसिस।
ठीक है, मैं चाहूँ तो इसकी बहुत डिटेल आपको बता सकती हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, पानी का कहाँ मूवमेंट होता है, सोल्यूट पार्टिकल का कहाँ होता है, लेकिन आपके काम की नहीं है। ठीक है, ऑस्मोसिस याद रखो, ऑस्मोसिस एक ऐसा फिनोमिना है जो कि डायलाइसिस के दौरान इस्तेमाल होता है। क्लियर है, इससे हमारे जो बॉडी है उससे वेस्ट बाहर निकल जाते हैं और काम की चीजें अंदर ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? सनलाइट रीचेस अप टू द अर्थ बाय द फिनोमेना ऑफ। तो सूर्य की क्या होती है? किरणें होती है। किरणें यानी कि रेज यानी कि रेडिएशन। तो विकिरण 25 का आंसर जाएगा रेडिएशन, यानी विकिरण के द्वारा सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? यानी कि विच सेल ऑर्गेनेली हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कोशिका में करवाया है। हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने वाले दो ही हैं, या तो राइबोसोम, या राइबोसोम जब एंडोप्लाज्मिक पे लग जाते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? ए, राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम वह ऑर्गेनेली है, वह कोशिकांग है जो कि प्रोटीन बनाते हैं। साथ ही साथ याद रखो, राइबोसोम एक अकेले ऐसे कोशिकांग है जिनके ऊपर कोई झिल्ली, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, बाकी सब पे होती है, इस पे नहीं होती। ये दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। ठीक है, 70 होता है पुराने जमाने की सेल में यानी प्रोकैरियोटिक्स में, और 80S होता है नए जमाने की कोशिकाओं में यानी यूकैरियोटिक्स में। क्लियर है? ऑप्शन और क्या दिख रहा है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड डीएनए में होता है। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में एनर्जी यानी ऊर्जा बनाता है, जिसे ऊर्जा घर कहते हैं। क्लोरोफिल हमारे पत्तों में होता है जो कि उसे हरा रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, नहीं विटामिन पूछा है। तो टमाटर में एसिड हमने पढ़ा था ऑक्सैलिक एसिड, लेकिन विटामिन कौन सा है? तो खट्टी चीजों में मिलता है स्टूडेंट्स विटामिन, खट्टी चीजों में मिलता है विटामिन सी। तो टमाटर में भी मिलेगा विटामिन सी, जिसे बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। अमरूद में भी होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये भी तो देखो, इसका नाम है एसिड लेकिन ये है क्या? विटामिन है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। श्वसन की क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला ऊर्जा से समृद्ध यौगिक है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है बताओ? रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, फिर ये पता लगेगा। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन जो होता है जब हम लेते हैं तो वो किससे जाके मिलता है? हमारी बॉडी में पड़ी ग्लूकोज से। ठीक है, ये टूटता है, टूटकर क्या देता है? ये टूटकर देता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी यानी ऊर्जा। और मैंने बहुत बार ये बात रिपीट की है, ये ऊर्जा होती है एटीपी की फॉर्म में, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। ठीक है, और इसे कहा जाता है ऊर्जा का सिक्का, यानी एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है एटीपी को। क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी। और ये पूरी प्रक्रिया होती कहाँ पे है? तो ये होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्रक्रिया है क्या? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं श्वसन की प्रक्रिया। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 था हमारे पास, तो हमारे पास 28 था। क्या था कि कौन सा कंपाउंड होता है जो ऊर्जा लेकर बनता है? तो आपको ऑप्शन दिख रहा है पाइरुवेट, नहीं दिख रहा। लैक्टिक अम्ल नहीं दिख रहा। एडीपी नहीं, एटीपी बिल्कुल करेक्ट। तो आंसर आएगा डी, एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? ठीक है, जब हम किसी तेल के दिए में एक बत्ती रखते हैं तो कुछ देर बाद वो पूरी बत्ती तेल की भर जाती है। वो क्यों होता है? अगेन वो कैपिलरी एक्शन यानी केशिकत्व की वजह से होता है।
क्योंकि बहुत बारीक जो दरिया था उसके थ्रू तेल या पानी ऊपर चढ़ जाता है अपने पृष्ठ तनाव, अपने सरफेस टेंशन को कम रखने के लिए। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो ऑप्शन आपको आंसर मिल गया होगा बी, केशिकत्व से। 30 श्वसन को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आखिरी में बन रही है एनर्जी, और जब किसी प्रोसेस में आखिरी में ऊर्जा निकलती है यानी कि वह प्रोसेस है ऊष्मा क्षेपी, यानी कि प्रोसेस हुई एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें आखिरी में क्या निकलती है? ऊर्जा यानी हीट निकल रही है, वो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को मैंने ना मिक्स कर दिया है और आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग चेक भी कर सकते हो, आपको लगेगा भी ये क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास काम आई होगी। क्वेश्चंस को यहाँ से पढ़ने के बाद, मुझसे पढ़ने के बाद पीडीएफ में जाकर पढ़िएगा, आंसर्स खुद दीजिएगा ताकि आपको पता लगे आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं। और जो चीज़ समझ में ना आई हो उसे फिर देखिएगा और पढ़िएगा। कोई और डाउट रह जाए तो क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में उसे रिपीट कर दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।